धारा 4 को मूल रूप से रेस जेस्टे के सिद्धांत के रूप में मान्यता प्रदान की गई और ये कहा गया कि जो धारा 4 है वो रेस जेस्टे जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से संबंधित है। अब उस सिद्धांत से संबंधित है इसका मतलब कि धारा 4 में जो विशेषताएं बताई गई हैं उन विशेषताओं का सीधा सा संबंध रेस जेस्टे के प्रिंसिपल्स में पाया जाता है। रेस जेस्टे ये जो शब्द है ये शब्द रोमन का है, ये जो शब्द है ये रोमन विधि का है, रोमन लैंग्वेज का है, और जो सिद्धांत है वो अंग्रेजी सिद्धांत, और जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा है? अंग्रेजी सिद्धांत है। अंग्रेजी सिद्धांत के तहत इसका विकास किया गया जिसे हम रेस जेस्टे कहते हैं। रेस जेस्टे का मतलब होता है कि एक ही संव्यवहार में किए गए कार्य। अगर हम रेस जेस्टे का मतलब कहें तो हम कहेंगे कि एक ही संव्यवहार में किए गए कार्य, एक ही ट्रांजैक्शन में किए गए कार्य। एक ही संव्यवहार में जब कोई कार्य किया जाता है तो रेस जेस्टे होता है, और जिसके आधार पर कोई भी यदि अपराध के समय या अपराध के बाद अगर कोई ऐसा कथन करता है जिस कथन के माध्यम से यह निश्चित होता है कि इस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, तो ऐसी स्थिति में इसे रेस जेस्टे सिद्धांत के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता है। मैंने आपसे यह भी बताया कि रेस जेस्टे सिद्धांत के कुछ तत्व होते हैं, जो तत्वों की बात कही गई कि एलिमेंट हैं जो हर में पाए जाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, रेस जेस्टे के सिद्धांत के अंतर्गत जो तत्व पाया जाता है वो संव्यवहार का होता है, अर्थात जो श्रृंखला या जो कथन किए जा रहे हैं वो एक संव्यवहार में होने चाहिए, एक ट्रांजैक्शन में होने चाहिए, और इनकी एक घटनाओं से श्रृंखला बननी चाहिए। दूसरा जो चीज है वो कंटिन्यूटी होती है, जिसे हम निरंतरता कहते हैं। निरंतरता का मतलब बहुत स्पष्टता है कि कार्य चाहे एक स्थान पर हो चाहे या भिन्न स्थानों पर हो, लेकिन उस कार्य करने में क्या होनी चाहिए? एक श्रृंखला होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसे कहते हैं संबद्धता, अर्थात निकटता से इसमें क्या होना चाहिए? संबद्धता होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये रेस जेस्टे सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होता है। रेस जेस्टे सिद्धांत को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रिलाई किया जाए या ना किया जाए, ये बड़ा विवाद का विषय था। और दूसरी चीज, अंग्रेजी विधि में भी ये एक विवाद ही था। अंग्रेजी विधि में पहले ये कहा गया कि रेस जेस्टे के सिद्धांत को, ऐसे ही सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा जो अपराध घटित होने के दौरान होंगी। अपराध घटित होने के दौरान का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध कारित किया जा रहा है, उस दौरान अगर उसने कोई कथन कहा है, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो रेस जेस्टे सिद्धांत के अंतर्गत स्वीकार्य है। फिर आर बनाम वेडिंगफील्ड का केस आया। आर बनाम वेडिंगफील्ड के केस में न्यायालय ने इस सिद्धांत में और सुधार करने की बात की, और एक सुधार क्या कहें कि एक तरह से रेस जेस्टे सिद्धांत को अनसर्टेन कर दिया। और यहां पर न्यायालय ने यह कहा कि रेस जेस्टे का जो सिद्धांत होगा वह सिद्धांत उन्हीं बातों को स्वीकार करेगा जो उस अपराध के दौरान कही गई है। अगर कोई कार्य अपराध के बाद कहा गया है तो उसे स्वीकार नहीं करेगा। और रेस जेस्टे का सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसे हम हियरसी एविडेंस की तरह लेते हैं। इसलिए ये हियरसी एविडेंस है कि रेस जेस्टे है, इसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए न्यायालय ने रेस जेस्टे के सिद्धांत को जब स्वीकार किया तो ये कही कि सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या संव्यवहार है, क्या संव्यवहार के तहत वो अपराध कारित किया गया, एक ही ट्रांजैक्शन में किया गया। दूसरा, क्या उनमें कोई निरंतरता है कि जो अपराध कारित कर रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी पाई जा रही है। तीसरी चीज, क्या ये जो कार्य है और कार्य के जो कारण है उसमें इस तरह की संबद्धता है, निकटता से ऐसे संबंध है कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यहां पर हम रेस जेस्टे के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 6 है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा जो 4 है
वो इसी सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है। तो सबसे पहले धारा 6 धारा 4 को पढ़ने से पहले हम रेस जेस्टे के सिद्धांत को समझेंगे और इससे संबंधित जो केस लॉज है, इस चीजों को समझने के उपरांत तब हम आगे चलेंगे। तब हम धारा 6 के बारे में बात करेंगे कि भारतीय विधि में धारा 6 क्या कहती है। इंग्लिश में केस है, उस केस का नाम है रटन बनाम क्वीन। रटन बनाम क्वीन। रटन बनाम क्वीन रेस जेस्टे का सबसे लैंडमार्क जजमेंट में से एक जजमेंट है। अब देखिए, रटन बनाम क्वीन में क्या था, एक महिला को उसके पति के द्वारा गोली मारी गई और जिसके माध्यम से उसकी हत्या कारित कर दी गई। अब यहां पर महिला को जब गोली मारी जा रही थी तो गोली मारे जाने के पूर्व उसने जो टेलीफोन ऑपरेटर था उसको फोन मिलाया और टेलीफोन ऑपरेटर से डरते हुए आवाज में या हाँफते हुए आवाज में ये कहा कि पुलिस को मिलाओ। टेलीफोन ऑपरेटर जैसे ही उसके एड्रेस को रिकॉर्ड में लगता, उससे पहले ही ये फोन कट जाता है और टेलीफोन ऑपरेटर के द्वारा इसकी सूचना पुलिस अधिकारी को या पुलिस थाने को दे दी जाती है। पुलिस थाने उस फोन के आधार पर उसके घर पर पहुंचता है और जहां पर यह देखता है कि वहां पर महिला मृत पाई गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि टेलीफोन ऑपरेटर के समक्ष महिला के द्वारा किया गया कथन क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत या साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांत के तहत स्वीकार किया जाएगा या स्वीकार नहीं किया जाएगा, यही प्रश्न न्यायालय में आया। कुछ लोगों ने कहा यहां पर कि अनुसूचित शास्त्र है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि यह किसी भी प्रकार से हियरसी एविडेंस नहीं है, ये रेस जस्टिस सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि एक ही कार्य के दौरान घटित हुआ इसलिए वो उसी कार्य के समव्यवहार का परिणाम है और इसलिए इसे रेस जस्टिस सिद्धांत के अंतर्गत स्वीकार किया जाएगा। और न्यायालय ने यहां पर रेस जस्टे के इस सिद्धांत को बहुत स्पष्टता से स्पष्ट किया और न्यायालय ने समव्यवहार शब्द का मतलब क्या होता है यह भी इस मामले में स्पष्ट किया। उन्होंने समव्यवहार शब्द का मतलब कहा कि जब एक तथ्य एक दूसरे से इतने जुड़े हों, जब एक तथ्य एक दूसरे से इतने जुड़े हों कि इनमें अलग करना असंभव हो, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि यह समव्यवहार में कारित हुआ। अर्थात महिला ने गोली लगने के पूर्व टेलीफोन ऑपरेटर को किया गया फोन, ये इस बात का परिचायक है कि महिला ने एक तरह से पुलिस से अपने बचाने का प्रयास किया और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य एक ही समव्यवहार की श्रेणी में शामिल हो सकता है और इसे साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है।